चलिए अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं और क्रमशः 4 टॉपिक डाल दीजिए, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। इन सब पर हमने कल बात कर ली थी, याद है आप सभी को? ठीक है। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। ठीक है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। और लेखन में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। उच्चारण में कौन सी है? ध्वनि। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य। ठीक है, ये सब बातें अपन ने कल कर ली थी। ठीक है, ये 4 लिख दिया आप सबने। अब इनमें से सबसे पहले नंबर का टॉपिक डाल दीजिए और वो है वर्ण। वर्ण। ठीक है, और इसमें परिभाषा लिख लीजिए, इसकी छोटी सी परिभाषा है, ज्यादा बड़ी नहीं है। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए, उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे अ, कोमा, आ, कोमा, क, कोमा, ख आदि। अ, आ, क, ख आदि। अब रुक जाइए, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। ठीक है ना, इसमें मुझे क्या देखना है वो आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आओ। और ये ऑप्शन है, मुझे खाना खाना है। ठीक है, कौन सा आपके हिसाब से सही है? हाँ, कोई सा भी नहीं है, बिल्कुल सही कहा। ये चलो, ऐसा कोई है कि नहीं सर सही है? हाँ, क्या लिखा है? हाँ, देखिए मैंने कहा क, ख आदि। ये जिसने ख लिखा है इस तरीके का, वो गलत है। ये ध्यान रखना, ये ख नहीं है, ये तो रवाना रवाना हो गया। मुझे रवाना रवाना कर रहे हो। ख कैसे लिखते हैं? ख लिखने की सही रीति है ऐसे मिला करके लिखिए, ये ध्यान रखना। अगर कोई इसे ख कर रहा है तो फिर लोकप्रिय जो दुआ है उसका अनर्थ कर दोगे आप।
गुरु गोविंद दो खड़े रवड़े पता ही नहीं लगेगा, है ना। हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े रवड़े, अरे भाई ये होना चाहिए खड़े। बात समझे ना, देखो कितना अंतर हो जाता है। ये हिंदी में ऐसे नंबर कटते नहीं, क्या 100 में से 100 नंबर लिया था, मैं भी नहीं ला सकता 100 में से 100 नंबर, और यहाँ 100 में से 100 नंबर दिए जा रहे हैं, पता नहीं कैसे नंबर दिए जा रहे हैं। हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में कभी भी 100 में से 100 नंबर आ ही नहीं सकते। कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों नहीं हो, 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकता, मैं भी नहीं ला सकता। तो फिर 100 में से 100 कैसे नंबर दिए जा रहे हैं, पता है नहीं है, बस दे दिए, वहां एक प्रचलन सा आ गया है भाई 100 हिंदी में 100 में से 100 नंबर। ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे अभी बोर्ड में देख रहे हैं, कॉपियां देख रही है, और उनकी कॉपियां देखो तो पता ही नहीं है कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है, पता भी नहीं है, पर वाह नंबर दिए जा रहे हैं। एग्जामिनर कोई मेरे जैसे नहीं होंगे, वाह चलो ठीक है, कोई अच्छी राइटिंग दिख गई, बढ़िया लिख दिया, चलो भैया क्या करना है, 100 में से 100 ले लो। नहीं आते, मेरे भी नहीं आएंगे, मुझे भी कोई अगर पेपर लेगा तो हो सकता मैं भी एक जगह कई जगह गलती करूंगा, होता है, गलती होती है, छोटी मोटी गलती अपन को दिखती नहीं है, लेकिन बहुत सारी गलतियां होती है, ठीक है ना। कहाँ बिंदी लगानी है, नहीं लगाना है, कहीं कोमा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो उच्चारण का और लिखने में बहुत अंतर हो जाता है। खैर, तो क्या लिखा है मैंने, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, जैसे अ आ क ख आदि। अब अंत में जो लिखा आपने आदि, उस पर मैं बात कर रहा हूं। देखिए आदि और आदि, और ये आता है आधी, और एक और आता है आधी, और एक आता है व्याधि। कितने हो गए हमारे, 5। ये पांचों परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, और जहां देखो जो शब्द मुझे गलत नजर आता मैं तुरंत उसका पोस्टमार्टम करता हूं, कहा यहां नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, और ये सब अपनी जगह पर सही है, पर कहां इनका प्रयोग होता है। सबसे पहले देखिए इस शब्द की बात करते हैं, मात्रा कैसी है इसकी, छोटी। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ। जैसे आपने सुना होगा आदि काल से ये परंपरा चली आ रही है, यानी प्रारंभिक काल से, आदि का मतलब प्रारंभ होता है, एक अर्थ ये होता है। इस आदि का एक और अर्थ होता है जिसको कहते हैं वगैरह, इटीसी एक्सेट्रा। मैं बाजार गया, नींबू संतरे फल आदि लेकर के आया, इसका मतलब ये पेन पेंसिल रबड़ आदि। तो इसका मतलब ये आदि अगर जिसने लिखा है उसने सही लिखा है, क ख ग आदि। ये किस किस ने लिखा, वो हाथ खड़ा करे। वेरी गुड, एक दिन में इतनी हिंदी अच्छी होगी आपकी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम तो पहले से ही सही थे, आप हो गए, हुई नहीं, आप पहले से सही हो, बहुत अच्छी बात है। अब बात करें इस आदि का मतलब क्या है, ये भी शब्द है। इस आदि का मतलब होता है आदतन, अभ्यस्त। वह लेट उठने का आदि है, वह झूठ बोलने का आदि है, वह पढ़ाने का आदि है। तो जो किसी काम में अभ्यस्त हो जाता है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है आदि। तो ये आदतन में प्रयोग में आता है। अगला क्या शब्द आ रहा है, आदि। अब इस आदि को समझने से पहले इसका पुल्लिंग रूप समझना पड़ेगा, क्या होगा, आधा। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ये सारा दोष जो है इस मुख सुख का है। इंसान इस मुंडे को सुख देने के लिए इन शब्दों के साथ शल्य क्रिया करता है, और इतने हद तक उस शब्द को तोड़ लेता है कि वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। जब मैंने क्लास आरंभ की थी, आपका ही बैच ऐसा है जो अब तक इतिहास पूरा दोहराऊं मैं देखूं, सिर्फ आपका ही ऐसा बैच है जिसमें मैंने वो 10 शब्द नहीं लिखवाए। जब मैं कोई भी बैच स्टार्ट करता हूं, मैंने कहा था मैं आपकी परीक्षा लूंगा, है ना, तो मैं हर बैच में हिंदी के 10 शब्द लिखवाता हूं कि भाई तुम 10 शब्द मैं बोलता हूं वो लिखते हैं, वो सही लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, मैं उसको देखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि देखो इस प्रकार की गलती हुई और इस ऐसी ये कारण रहे। वो आपको मैंने नहीं लिखवाए 10 शब्द, ठीक है। उस समय मैं बात करने वाला था, खैर उसका भी समय आएगा, हम लिखेंगे। तो वो बात कर रहा था मैं मुख सुख के कारण, मुख सुख, इस मुख को सुख देने के, क्योंकि वो शब्द इसलिए बात हो गई है क्योंकि वो शब्द वहां मैं आपको पूछने वाला भी था। ये एक शब्द है अर्ध। कितनी विडंबना है, सबसे पहली बात तो ये शुद्ध और प्रामाणिक है, मानक है, स्टैंडर्ड है। इसका मिलता जुलता रूप भी है, और जो प्रचलन में ऐसा लिखा जाता है
अर्ध। विडंबना यह है कि अभी राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य में, चाहे वो निजी विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, सब में राज्य स्तरीय समान अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित हो रही है। सरकारी विद्यालयों में तो हो ही रही है, साथ साथ में निजी विद्यालयों में भी जो राजस्थान बोर्ड से संबंधित है उनकी बात कर रहा हूं। उनके पेपर को मैं देखता हूं, उनमें अर्धवार्षिक लिख रखा ऐसा। अब आप सोचिए, प्रूफ रीडिंग भी नहीं की ढंग से, आनंद फानंद में पेपर बना दिए। ये नहीं होना चाहिए, या तो ये लिख देते या ये लिख देते तो थोड़ा ठीक रहता। परंतु आप देखिए हिंदी की किस जगह, किस इस स्तर पर दुर्गति हो रही है, और वो यहाँ चल रहा है, क्योंकि अब उसको तो अपन छप गए तो उसको तो अपन कर नहीं सकते। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो है ये सही नहीं है, ये मानक है, ये भी सही कुछ हद तक है, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात ये आती है, ये लिखा है अर्ध। अब मुख को सुख देने के लिए हमने इस अर्ध को क्या बनाया? आधा। क्या बनाया? आधा। आपने कभी व्यावहारिक जीवन में कभी यूं कहा मम्मी अर्ध रोटी देना? आधी रोटी देना ऐसे बोला ना? क्यों अर्ध रोटी क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये शब्द बोलने में थोड़ा सा हमें अटपटा लगता है, मुख को आनंद नहीं देता, सुख नहीं देता। हमने उसको आधा बना दिया, और आधा बना दिया। अर्ध का मीनिंग और आधा का मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, ठीक है ना? लेकिन किसी किसी इंसान के पास इतना भी टेम नहीं है कि वो आधा भी बोले। इसकी आ की मात्रा और इसकी आ की मात्रा दोनों गायब कर देगा, और वो क्या बना देगा? अध बना देगा। मीनिंग वही है। जैसे आधा मरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? अधमरा। आधा पका हुआ उसे क्या कहते हैं? है तो वो का वही। अब आप सोचिए, जो शब्द संस्कृत में 3000 3,500 साल पहले अर्ध लिखा जाता था, क्योंकि वहां तत्सम प्रधान भाषा चलती थी, तो वहां वो प्रचलन में था। अब वो धीरे धीरे हमने क्या बना दिया? आधा। अब ये आधा आता है, कभी ये नहीं कहा कि अर्ध में। वो एक गाना आता है, मुझे याद आता है, जिसमें आधा का प्रयोग होता है, बहुत पुराना गाना है। आधा है चंद्रमा रात आधी। कभी यूं नहीं कहा अर्ध है चंद्रमा अर्ध है रात्रि। ऐसा कभी प्रयोग हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि इससे वो आनंद की अनुभूति नहीं होती, वो फीलिंग नहीं आती है कि वो आपको जो गाने में जो चीज समझनी है वो बोझिल सा लगता। ये सब किस वजह से हुआ? मुख सुख के कारण। हमने कई शब्दों को तोड़ दिया, और अब आपको लगता है ये शुद्ध है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे लेके चलता हूं। सबसे ज्यादा, बुरा मत मानना, अगर कोई बीकानेर और जोधपुर का है, उन्होंने सबसे ज्यादा एक शब्द को तो इतना सत्यानाश कर दिया है। कोई है बीकानेर जोधपुर का? कौन है? बुरा मत मानना, मैं आपको बता रहा हूं। एक आप, इनकी भी गलती नहीं है, वो तो सब मुंडे की बात है। ये मुंह ये है, सुख चाहता है, अब ये भी क्या करे, है ना? और वो शब्द क्या है? और वो शब्द है ये वाला, मिष्ठान भंडार। आप बीकानेर मिष्ठान भंडार, जोधपुर मिष्ठान भंडार, आप कहीं पे भी जाओगे ये आपको साइन बोर्ड पे ये डायलॉग मिलेगा। अब आप सोचिए, ये शब्द अशुद्ध है, और आप कहोगे अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा और उससे पहले अगर ये परीक्षा में आ जाए कि कौन सा शब्द शुद्ध है, और पहला ऑप्शन यही मिलेगा, ठुक, यही सही है, और टेम्पो में 2 नंबर 3 नंबर गिन भी लोगे, अरे मेरे तो इतने उत्तर राइट हुए, भट्टा राइट हुए। नहीं, बिल्कुल ही नहीं होंगे, गलत है। अब ये आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण है मुख को सुख देना। वास्तव में संस्कृत का शब्द है मिष्ट। मिष्ट ये है शब्द, और अब हो रही है संधि, और वो शब्द है अन्न। ये दोनों संस्कृत के शब्द है। अ और अ मिलके क्या बनेगा? आ। ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा था, 6ठी कक्षा में। और कायदे से क्या बनेगा? मिष्टान्न। अब मुझे बताइए, कौन ऐसा पागल होगा, भाई साहब 2 किलो मिष्टान्न चाहिए, तो वो कहेगा पहले शब्द सही करके आओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि मिष्टान्न कहने में हमारा प्राण, हमारा जीव निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मिष्टान। अब इंसान को समय कम और बात ज्यादा समझ में आए, तो हमने क्या कर दिया? इस ट को तो सीधा बना दिया ठ, और इस न को हमने क्या कर दिया? गायब, और हमने क्या बना दिया? मिष्ठान। अगले आदमी को समझ में आ गया मिष्ठान मिठाई की बात होती है। अब इसमें जो मेन जो गड़बड़ी हुई है वो बता रहा हूं।
मिष्ठान शब्द संस्कृत का तत्सम है, और ये मिष्ठान जो शब्द है वो तद्भव है। जो बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पूछा जाता है, वहां ये आपको ज्यादा समझ में आएंगे। तो तत्सम और तत्सम, बात यहां तक समझ में आ गई होगी आपको। तो तत्सम को शुद्ध माना जाता है, तद्भव को नहीं माना जाता। शुद्धता की कसौटी पर किसको शुद्ध माना जाता है? क्योंकि वो मूल है और उसे शुद्ध मानना है। तो हम जब भी शब्द शुद्धि में आएगा, प्रश्न कौन सा शब्द शुद्ध है, आप इसे शुद्ध मानोगे, इसे शुद्ध नहीं मानोगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब इस मुख सुख के कारण हम खूब सारी गलती करते हैं। ये वास्तव में शब्द क्या है? स्टेशन। लेकिन मजाल है कोई स्टेशन बोले, कोई नहीं बोलता, क्योंकि स्टेशन बोले में जीव निकल रहा है। आगे अपनी मर्जी से काका जी का राज ई बोलेंगे, स्टेशन आ गयो भैया उतरो, स्टेशन आ गयो स्टेशन। और कोई तो ऐसा होगा वो ई और स नहीं बोलेगा, सीधा बोलेगा टेशन आ गयो, टेशन आ गयो। अब मुझे बताइए, स्टेशन है कि स्टेशन है कि टेशन है? हा? और कोई तो स्टेशन भी बोल देगा, कोई स्कूटर को ई स्कूटर भी बोलता है, कोई स्कूटर भी बोलता है, कोई स्कूल को ई स्कूल भी बोलता है, और कोई स्कूल भी बोलता है। तो ये मुझे बताइए, ये सब जो अशुद्धियां हो रही है वो किस वजह से हो रही है? किस वजह से हो रही है? मुख सुख के कारण। एक तो ये, दूसरा ये अज्ञानतावश, वो लोगों को पता नहीं है, इस वजह से बहुत सारी आगे खूब पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं बता रहा हूं कि मार्केट में कहां कितना शब्द अशुद्ध लिखा रहता है। चलिए, तो बात कर रहे थे इस पर, यहां पर आ जाते हैं वापस। तो आदि की बात कर रहे थे। आदि का मतलब होता है आदतन, आदि का मतलब प्रारंभिक, और इसका दूसरा अर्थ होता है वगैरह। इस आदि का मतलब होता है आधा, यानी 1/2। ये नहीं होता, इसको समझने के लिए पहले आधा को समझना है, ये बता रहा था। तो आधा मतलब होता है 1/2। आधा का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो कहलाता है आदि। जैसे आदि आबादी ये समझते हैं, महिलाओं का दिमाग घुटनों में होता है। कहां सही है? अब आप देखो, ये महिला शक्तिवान है, अभी सब तुम देखते रहो मैं जो बात कह रहा हूं। अब कितनी बात हो रही है, अब तुम्हारे ऊपर आई बात, मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूं, ठीक है ना? ये जितनी आबादी बैठी, इंक्लूडिंग मी, ठीक है ना? हाँ, वो सब बता रहा हूं। देखो, मैं तो जो बात है वो सही बता रहा हूं। नारी जो है ना, ये नर से भारी है, नर से नारी भारी है। इसलिए दो मात्राएं देख लो, ये वगर मात्रा रो बापड़ो, एक भी मात्रा नहीं है इसकी, और इसके कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं। और इसको शक्ति दी गई है, बहुत पावर दिए गए हैं नारी के पास, जितने पुरुष के पास नहीं है। अपन लोगों की कोई बिसात नहीं। भगवान तक अपने पार्टनर का नाम अपने से पहले देते, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इनको ठीक शक्ति दे रखो, वही ठीक है, ठीक है ना? सीताराम, सीता पहले आएगी, राम बाद में आएंगे, ठीक है ना? गौरी शंकर, गौरी पहले आएगी और शंकर बाद में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले आएगी, नारायण। भगवान ने भी, उन्होंने यहां तक उतना सम्मान दे रखा है। हाँ 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 हाँ, आओ कर दो आप तो शिव और पार्वती को तो अलग अलग ले आओ, ठीक है ना? जो जो बता रहा हूं। अब बात होती है, इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। आप देखो इनको, ये देखिए बेचारा, कभी जीवन में इसको सौभाग्य मिलता है, क्या बनता है? पति। मात्रा कैसी है? छोटी, चाय पत्ती जैसी हालत होगी, बाप पड़ेगी, है ना? और ये किसी की क्या बनती है? पत्नी। मात्रा कैसी है? पत्नी का मतलब है वह स्त्री जो पति पर तनी रहे, पति पर तनी रहे, उसे क्या कहते हैं? पति प्राप्त है, इसके तो बेबस लाचार, है ना? चाय पत्ती जैसी हालत हो गई। जब शादी हो जाती है, इसको कहा जाता है बेगम। क्या कहा जाता है? बेगम। गम रहित हो जाती है। सारे गम कौन ले लेता है? पति लेता है, क्योंकि आई एक्सेप्ट इट करके आया है। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, आईलाइनर महीने के महीने लाने किसको मिल रहा है? सारा का ये एक गम रहित हो जाती, इसके पास कोई गम नहीं होते, सारे सारा ध्यान रखना। और आप देखिए, ये कौन है? वर। देखो मात्रा है इसके, लेकिन ये देखो इसको मात्रा क्या है? वधु। मात्रा बड़ी है कि नहीं? कहीं से भी आप कोई सा भी शब्द देखो, यहां देखिए श्रीमती, मात्रा कैसी है?
बड़ी, श्रीमती मात्रा कैसी है इसमें, बड़ी है। और जब ये पति और पत्नी दोनों साथ में होते हैं तो इनके जोड़े को क्या कहते हैं, दंपति। देखो मात्रा यहाँ पे भी बड़ी है, या आरपीएससी 2014 फर्स्ट ग्रेड में आया कमबख्त दंपति शब्द, बहुत सारों ने गलती कर दी, मात्रा बड़ी है। दंपति पति पत्नी के जोड़ों को कहते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसी पत्नी जो पति का दम निकाल दे। हाँ, कोई लड़का ऐसा भी सोच रहा होगा दंपति, तो वो पति का दम निकाल दे, दंपति। मात्रा कैसी है इसकी, बड़ी। सब जगह पर मात्रा बड़ी ही मिलेगी, लेकिन एक जगह पर मात्रा है वहां छोटी है, क्योंकि वहां शक्ति हस्तांतरण नहीं हुआ है। और ये है दुल्हा। क्या ये, क्योंकि इस बापड़े को पता नहीं है किस माया जाल में फंसने वाला है, ठीक है ना। और ये कौन है, दुल्हन। हाँ, अभी इसकी शक्ति नहीं है, लेकिन पता, शक्ति जैसी शादी होती है सारी शक्तियां, ठीक है ना, बिल्कुल सारी ट्रांसफर होकर के आ जाती है। इसलिए यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसलिए नारी शक्ति को सलाम प्रणाम। आगे चलते हैं। हाँ, नहीं तो अभी ये अभी श्राप दे दे मेरे को, ठीक है। फिर मुझे भी घर जाके जवाब देना, नारी से भिड़ना वापस, हाँ भाई देव जी, नहीं तो फिर वो खाना ही नहीं देवे, है ना। खैर चलिए, तो अब बात करें, इस आदि का मतलब होता है आधा का स्त्रीलिंग। इस आदि का मतलब होता है मानसिक रोग, मानसिक रोग, और जिसको कहते हैं हाफ माइंड। पता ना किसी को माइंड, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, एचएम नहीं है ये, हाँ ठीक है ना, हेडमास्टर नहीं है, कोई हाफ माइंड है, ठीक है ना। तो आदि का मतलब मानसिक रोग और व्याधि का मतलब शारीरिक रोग। बात समझ में आ गई। तो इस आदि का मतलब, ये सब आगे हैं नोट्स में आपको मिलने वाले हैं, इतने लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, आदत, इसका मतलब प्रारंभ, इसका मतलब आधा का स्त्रीलिंग, इसका मतलब मानसिक रोग, इसका मतलब शरीर। और ये तो दोनों परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। खैर चलिए, तो परिभाषा लिखवा रहा था और वहां आगे लिखिए क ख ग आदि लिख दिया, ठीक है। देखो इतने से इतनी बात बताई मैंने, एक ही लाइन लिखवाई है। अब याद हुआ कि नहीं हुआ सारा। अब लिखिए, एक नोट लिखो फटाफट। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ऊपर से नीचे नंबर डालना, स्वर और व्यंजन। एक पहले में स्वर, स्वर व्यंजन। आपने जो लिखा है ना, जो स्वर लिखा है ना, उसके आगे ऐसे लिख दीजिए, अ कॉमा आ आदि। बाकी हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। और जो व्यंजन लिखा है उसके आगे लिख दो क ख आदि। ये दो प्रकार के हमारे वर्ण हैं, एक है स्वर है, एक है व्यंजन। लिख लिया आपने। चलिए, अब ये तो हो गया नोट। अब दूसरा नोट लिखिए, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तथा उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तथा उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हो गया, लिख लिया सभी ने। चलिए, अब एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डालिए और लिखिए शब्द, शब्द। और लिखिए परिभाषा इसमें, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक
समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे क प्लस म प्लस ल इज इक्वल टू फसल, कमल। क प्लस म प्लस ल बराबर क्या बनेगा? कमल। अब जो ये कमल लिखा है, इसको दो भागों में ऐसे एरो करके बनाए। इस कमल में क्या क्या अर्थ है? नंबर एक, इस कमल का अर्थ होता है एक फूल, है ना, और एक कमल का मतलब होता है व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम। क्या इस कमल से ये बात दोनों आपको एग्जैक्ट पता लग रही, मैं कमल फूल के लिए कह रहा हूं या व्यक्ति के लिए कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल पता नहीं लग रहा, लेकिन इतना पता है कि कमल का अर्थ होता है फूल या व्यक्ति का नाम। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? अब यहां एक नीचे नोट लिखिए, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, और नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक में लिखिए सार्थक और दूसरे में लिखिए निरर्थक। निरर्थक, सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित, अर्थ सहित, और निरर्थक का मतलब होता है अर्थ रहित, अर्थ रहित। अर्थ सहित और अर्थ रहित। क्लियर है? अब आमने सामने, ठीक है, इसी प्रकार बात करें अगल बगल, तो सार्थक कौन है इसमें से? सामने, ये सार्थक है। अगल बगल में सार्थक कौन है? ये। और आमने और अगल ये दोनों क्या है? निरर्थक। बात समझ में आगे हो गई? जिसका कोई अर्थ नहीं होता हो उसको हम क्या कहते हैं? निरर्थक। हमारे लिए कोई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई शब्द अपनी भाषा के लिए निरर्थक हो सकता है, लेकिन वही ध्वनि समूह किसी अन्य भाषा के लिए सार्थक हो सकती है। और कई बार एक ही ध्वनि समूह किसी दो दो भाषा में सार्थक हो सकते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, ये कम। इस कम का अर्थ हिंदी में होता है न्यून, थोड़ा। मैं कम जानता हूं फिर भी पढ़ा रहा हूं, यानी थोड़े की बात कर रहे हैं। और कम हियर, तो यहां कम का मतलब थोड़ा हियर, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। कम का मतलब आना। तो ये एक ऐसी ध्वनि है जो अंग्रेजी के लिए भी मान्य है और हिंदी के लिए भी मान्य। लेकिन मैं कहूं मकल, अब मकल तो हिंदी में कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन हो सकता है इस मकल का किसी अन्य भाषा में, कोई विश्व की कई भाषाएं, अगर मकल का कई अर्थ है तो वो उस भाषा के लिए वो क्या कहलाएगा? सार्थक कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जब कोई शब्द किसी शब्दकोश में अपना अर्थ निश्चित कर देता है, वो शब्द क्या बन जाता है? सार्थक बन जाता है। सीधा कंसेप्ट ये, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला नोट लिखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्लियर हो गया? चलिए अब एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डाल दीजिए वाक्य। वाक्य, और वाक्य के अंदर लिख लीजिए, परिभाषित कर लीजिए इसे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखिए, कमल खिल गया, और यहां कमल को अंडरलाइन कर लेना।
कमल खिल गया, और कमल को अंडरलाइन कर लेना। लिख लिया। इसी के नीचे एक और वाक्य लिखिए, कमल आज जयपुर जा रहा है। कमल आज जयपुर जा रहा है। जयपुर जा रहा है। और यहां पे भी कमल को अंडरलाइन कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए, कमल कितनी बार आया है यहां? तो किस कमल का अर्थ फूल है और किस कमल का अर्थ व्यक्ति है, ये हमें कौन बता रहा है? वाक्य बता रहा है। बाकी थोड़ी देर पहले तो कमल ही था, तो कमल के अर्थ थे, लेकिन एग्जैक्ट अर्थ हमें कब पता लगता है? वाक्य में। तो कमल खिल गया में इसका मतलब कमल का क्या अर्थ होगा? फूल। और कमल आज जयपुर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? व्यक्ति। कोई फूल तो जयपुर जाएगा नहीं, तो ये वाक्य बता रहा है। बात समझ में आ गई? तो अब यहां एक नोट लिखिए नीचे, व्याकरण के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। व्याकरण के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। ओके, लिख लिया सभी ने? अब अंतिम जो हमारा बिंदु बचा वो है पद। हेडिंग डाल दीजिए पद। अंतिम जो बिंदु है वो है पद। और लिखिए, पद का शाब्दिक अर्थ होता है, पद का शाब्दिक अर्थ होता है ओहदा, कोमा, पैर, कोमा, कवितांश आदि। कवितांश आदि, खड़ी लाइन। ये पद का मीनिंग है। पद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कोशगत जिसको कहते हैं, उसका अर्थ होता है ओहदा, पैर, कवितांश आदि। इसको सिंगल लाइन में ही लिखना। अब आप पैराग्राफ चेंज करके इसको परिभाषित करें और लिखें, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, पद बन जाता है। पद बन जाता है। जैसे, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद बन जाता है। वापस बोल देता हूं, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह पद बन जाता है। जैसे कमल खिल गया, और इसमें तीनों को अंडरलाइन करना है, कमल को भी, खिल को भी और गया को भी। यहां 3 पद हैं। कमल खिल गया में कितने पद है? अब कमल, आपने कक्षा 10 में कभी पढ़ा हो, पद परिचय हुआ करता था। तो पद परिचय में हम क्या करते थे? कोई शब्द देते, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। अब महात्मा गांधी का हम परिचय देंगे, तो महात्मा गांधी क्या है तो हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के हिसाब से। पुल्लिंग है तो हम पुल्लिंग लिखेंगे, किसी काम को करने वाला है तो कर्ता लिखेंगे। इस हिसाब से व्याकरणिक कोटियों के आधार पर उसका निर्धारण हो जाता है, वो लिंग में एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या फिर वो कर्ता है, कर्म है, या संज्ञा है, या सर्वनाम है, या क्रिया है, या विशेषण है। इस आधार पर उस शब्द का परिचय मिलता है, वो अपना पद ले लेता है, उसकी पहचान उसी रूप में होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब अगला नया, ये तो चारों अवधारणाएं खत्म होगी हमारी। अब अगली एक छोटा सा बिंदु बनाना है, और वो आपको लिखना है हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये प्रश्न है आपके टेस्ट में, इसलिए लिखवा रहा हूं, हिंदी भाषा का विकास क्रम। और सबसे पहले लिखना आपको संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद जालोर, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश,
और अपभ्रंश के बाद हिंदी। ये अच्छे तरीके से याद रख लेना। यहां से अगर मुझे कहेंगे प्रश्न बनाना है तो जरूर बनाऊंगा, और ये क्रम है हमारा, फिक्स है। सबसे पहले देववाणी, जिसको देव भाषा हम संस्कृत कहते हैं। संस्कृत सबसे पहले आई, सभी भाषाओं की जननी ही यही है, संस्कृत है। संस्कृत से फिर भाषा कौन सी आई हमारी? पाली। पाली से बाद प्राकृत, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी भाषा। ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। अब आपको पेपर सेटर क्या पूछेगा, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? हो सकता है वो संस्कृत के बाद प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी दे दे। दूसरा ऑप्शन आपको दे दे पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी दे दे, या संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी दे दे। इस तरीके से प्रश्न बनाया जाता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, संस्कृत के बाद पाली, फिर पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी। इसको बढ़िया याद करने का तरीका एक ही है, हिंदी से पहले हमेशा अपभ्रंश ही आती है। अपभ्रंश यानी बिगड़ी हुई भाषा, थोड़ी खराब भाषा, उसको संस्कृत सुसंस्कृत बनाने के लिए हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, माखनलाल चतुर्वेदी वगैरह जो हिंदी के साहित्यकार जो इतने बड़े हुए, उन लोगों ने इस हिंदी को परिमार्जित और परिष्कृत करने में बहुत योगदान दिया। ठीक है, सरस्वती एक पत्रिका निकलती थी 1903 से 1920 तक, उसमें हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से आगे तक पहुंचाने के लिए जो हमारे छायावाद के जो स्तंभ कवि है पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, इन लोगों को काम दिया गया, और इन्होंने बखूबी अपनी जो इनकी विशेषता थी उसके अनुसार उन्होंने काम भी किया, और बहुत अच्छा हिंदी का वो काल कहलाता था। ठीक है, उन्होंने हिंदी को बहुत आगे तक पहुंचाया। अब धीरे धीरे अब वो ना कवि रहे ना उस वैसा काम रहा। तो अब संस्कृत के बाद सीधी कौन होती है? पाली। और अपभ्रंश के बाद कौन होती है? बस, तो बीच में कौन आ गई, बच गई है? प्राकृत बच। ठीक है, अब आगे लिखिए, ये तो हो गया हमारी हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, और अब इसी के नीचे एक लाइन छोड़ करके लिखिए, भाषा का स्वाभाविक क्रम। भाषा का, हम जो भाषा बोलते हैं उसका स्वाभाविक क्रम क्या होता है? भाषा का स्वाभाविक क्रम। और भाषा का स्वाभाविक क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वो क्या है? हमारी ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ये ध्वनि जब लिखी जाती है तो वो क्या है? वर्ण। फिर वर्ण जब मिलते हैं तो क्या बनेगा? शब्द। शब्द मिल करके क्या बनाएंगे? वाक्य। और वाक्य मिल करके क्या बनाएंगे? अनुच्छेद। ठीक है, और अनुच्छेद मिल करके क्या बनाएंगे? अध्याय। और अध्याय मिल करके क्या बना देंगे? पूरी एक पुस्तक। इस तरीके से ये इसका क्रम चलता है। पद नहीं लिखना है, एक बात ध्यान रखना, इसमें पद कहीं नहीं आएगा। गलती से भी पेपर सेटर आपको पद दे दे तो समझ जाना कि कहीं वहीं गड़बड़ी है। ठीक है, पद तो शब्द ही पद बनता है जब वो वाक्य में पिरोया जाता है तब। बाकी यही क्रम रहेगा, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, पुस्तक। और बहुत सारे अध्याय बना दिए जाएंगे तो वो ग्रंथ बन जाता है। ये कहीं वैसे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली हमारा तो यहीं तक ही मेन काम में रहेगा। बाकी तो ये तो और ज्यादा हो गया, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद। लिख लिया सभी ने? चलिए, बस अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है। अब मेरी बात आप आपके सुनोगे आगे और फिर हम उसको लिखेंगे। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो, सार्थक और निर्थक। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भाषा की? वाक्य। पद का मतलब ओहदा, पैर और कवितांश। ठीक है, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। हमारी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। और भाषा का स्वाभाविक क्रम क्या है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, पुस्तक। क्लियर हो गया? सब कंप्लीट हो गया। अब इनमें से चार अवधारणाओं में से हम पहली अवधारणा स्टार्ट कर रहे हैं, और वो अवधारणा हमारी है कौन सी? वर्ण। इसके बारे में अब आप सोच रहे हो इतनी गहराई से पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल, देखिए संधि का जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मुझे ये टॉपिक पढ़ाना ही पड़ेगा, वर्ण। ठीक है ना, हमने बचपन में पढ़ के आए और अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें बहुत अंतर है। सबसे पहले अब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है कि यहां से प्रश्न बनेंगे और आपके टेस्ट में बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको इसकी तरफ ज्यादा ध्यान ले जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये बढ़ता है कि वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई? धातु के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो जो जमीन में से हमको मेटल निकलता है,
तांबा, पित्तल, सोना, चांदी, ये भी सारा धातु, ये मेटल ही है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हमने संस्कृत पढ़ी है 10वीं तक, तो पट धातु, लिख धातु, क्रिया रूप, धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया रूप, ठीक है। तो वर्ण शब्द किस धातु से बना है, उसका नाम है व्री धातु से। अगर आपसे सवाल सीधा पूछें कि वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो क्या कहोगे? व्री शब्द से। और इस व्री का अर्थ होता है चुनना, वर्ण करना, चुनना या वर्ण करना, वर्ण करना। वर्ण करने से का मतलब है, आपने स्वयंवर देखा होगा, उसमें वो जो माला लेकर के घूमती है, वो अपने वर को स्वयं वर्ण करती, उसको चुनाव करने की उसको शक्ति दे रखी होगी, जाओ किसी के भी जो पसंद आए उसके गले में माला डाल दो, ऐसा होता है। या फिर कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, कई बार तो कोई देखते हैं कि नहीं मेरी तो बेटी इतनी योग्य है, उसको योग्य वर चाहिए, तो उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए, वो सब पहले होती थी, ठीक है ना। तो ये व्री का मतलब होता है चुनना। अब बात ये आती है, हमारे भाषा वैज्ञानिकों के पास बहुत सारी ध्वनियां थी जो बिखरी हुई थी, कभी अ, ब, ल, छ, त। तो इन सभी ध्वनियों को, बिखरी हुई ध्वनियों को व्यवस्थित क्रम में जमाया। बचपन में पहली कक्षा में हमें एक डायलॉग मिलता है, वर्णमाला, पढ़ा लोगों ने? अल्फाबेट, इंग्लिश में आप जो पढ़ते हो वर्णमाला, कभी ये शब्द पढ़ा आपने? वर्णमाला, ये एक शब्द है वर्णमाला, चुनी हुई ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ये परिभाषा है, चुनी हुई ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। और जो माला गले में डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? वरमाला। दोनों में अंतर है। हाँ, अगर ढंग से वर्णमाला पढ़ेंगे तो वरमाला के योग्य होंगे, मतलब यूं समझ लो आप, ठीक है ना। तो वर्णमाला और वलमाला में अंतर है। ये हो सकता है शब्द युग्म में पूछ दे। तो वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? व्री, जिसका अर्थ क्या होता है? चुनना। अब बात ये आती है कि वर्ण के भेद कितने, तो आपको पता है वर्ण के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था वर्ण के बारे में, कुछ याद हो तो, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक प्रयास में हो जाए। उच्चारण कैसा था इसका? एक प्रयास में, एक प्रयास में, ठीक है, उच्चारण हो जाए। ये तो बात हो गई वर्ण की। अब बात करते हैं इस वर्ण के अंदर कौन है? स्वर और व्यंजन। इसको समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये आगे पूरी व्यंजन संधि और स्वर संधि हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो अब यहां से थोड़ा सी बदलते हैं, संधि की तरफ जाएं उससे पहले। ये है हमारे स्वर और इधर आ गया हमारे व्यंजन। यहां से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले सवाल ये पूछा जाता है कि स्वर किसे कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे उत्तर दे देते हैं फटाक से कि सर अ, आ, ई, उ, इनको स्वर कहते हैं। नहीं, इन्हें स्वर नहीं कहते। प्रश्न ये है कि स्वर कौन कौन से हैं, तो उत्तर होगा अ, आ, ई, उ। देखो कितनी बारीक बात है, लेकिन पता नहीं हम कितना गलत बोल देते हैं और कितना गलत उत्तर देते हैं। अब मुझे याद है आरपीएससी के आरएस के इंटरव्यू में एक सामना हुआ था, तो उसमें कुछ बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे थे। तो इंटरव्यू का जो पैनल बैठा हुआ था, उसके सामने एक जार पड़ा हुआ था, बीकर, जार, गिलास, कुछ भी समझ लो। उस जार में गुलाब जामुन रखे हुए, ऊपर ढक्कन ढक दिया। क्या ढक दिया? ढक्कन ढक दिया था। और जो प्रतिभागी आ रहे थे उनको ये पूछा जा रहा था, सवाल किया जा रहा था कि बिना ढक्कन हटाए तुम गुलाब जामुन खा के बता दो, बिना ढक्कन हटाए गुलाब जामुन हटा दो। तो वो कहते गए बेंडा है, बिना ढक्कन हटाए गुलाब जामुन कैसे खा लेंगे? दुनिया की कोई ताकत नहीं खा सकती। 1 गए, 2 गए, 3 गए, फिर मेरा भी नंबर आया, मैं भी गया। मुझे यही सवाल किया गया, सर आप बताओ कि इसमें गुलाब जामुन पड़े हुए हैं और आपको बिना ढक्कन हटाए खाने, आप कैसे खाओगे? फिर मैंने तुरंत सवाल किया, सर इसमें कन्फर्म गुलाब जामुन है, क्या पता रसगुल्ले हो तो, ये मैं कैसे मान लूं? अच्छा चलो बेटा देख ले। उन्होंने ढक्कन हटाया, देख गुलाब जामुन है। मैंने कहा सर बिल्कुल गुलाब जामुन है, हाथ लिया, ठक खा लिया। बात समझ आई? इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं ना, वहां ये संधि समास प्रत्यय उपसर्ग का काम करने थोड़ी जाते हैं। वहां तो जब कभी कोई दंगा हो गया, कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, ऐसा हो गया, तो वहां a + b का होल स्क्वायर करेंगे बेटे बेटे क्या? कि नहीं, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², चलो जेल में बंद करो। नहीं,
ये तो दिमाग, किसका दिमाग कितना तेज होता है, शार्प डिसीजन ऑन द स्पॉट कैसा लिया जाए, किस तरीके से लिया जाए, उस घटना को कैसे खत्म किया जाए, यही तो काबिलियत होती है इन लोगों में। कैसा भी कोई घटनाक्रम होता है 2 या 3 दिन में वो समाप्त कर देते हैं, तो उनमें कोई न कोई काबिलियत होगी इतने लेवल तक जाने के लिए। तो वहां यही इंटरव्यू में यही देखा जाता है, बाकी और कुछ नहीं। आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की, आपके आईक्यू लेवल की परीक्षा होती है, और ये आपके ज्ञान की परीक्षा है। ये आईक्यू लेवल की परीक्षा के साथ साथ आपकी ये ज्ञान की परीक्षा है। वहां आपको सवाल बहुत सारी भाषा में भी उलझाए जाएंगे। खैर, तो स्वर किसे कहते हैं ना, स्वर कौन से, दोनों में अंतर है, सारा खेल मसला भाषा का है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर। देखो मैं आपको बताऊं तो ये इसकी संख्या अगर आपको पूछे तो एक ही उत्तर देना, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 फिक्स है। और व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। शुद्ध और प्रामाणिक व्यंजनों की संख्या कितनी है, देवनागरी लिपि की बात कर रहा हूं, वो कितने हमारे, 33। ये आंकड़े याद रखने, हमें ज्यादा इसमें उलझना नहीं है। नंबर 1। अब बात करते हैं स्वर के बारे में क्या खास बातें, ये जानना जरूरी। मेरी क्लास 5 मिनट लेट चलेगी अभी, तो आप घबराना मत को सर का टाइम हो गया, टाइम को मत देखना, क्योंकि अब ये जो चीज आने वाली यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हम डायरेक्ट लिखने का काम कर लेंगे शायद, हो सकता है। स्वर के बारे में जो बातें हैं पहले उसको समझ लेते हैं, ऑटोमेटिक सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए, स्वर के लिए कहा जाता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या, पहले वो समझिए। स्वतंत्र का मतलब जिसको किसी से सहारा नहीं लेना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूं अ, क्या इस अ को लिखने के लिए मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है। लेकिन मैं क बोल रहा हूं या का बोल रहा हूं, तो मुझे इस क में किसका सहारा लेना पड़ रहा है, आ का, यानी स्वर का सहारा लेना पड़ रहा है। तो व्यंजन सदैव कैसे होते हैं, परतंत्र होते हैं, क्योंकि वो स्वरों पर आश्रित होते हैं। एक बात ही होगी, बात समझ में आ गई। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन परतंत्र होते हैं। दूसरा, ये निर्बाध होते हैं। निर्बाध का मीनिंग समझना, जिनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं हो। अ कोई बाधा नहीं है, आ कोई बाधा नहीं है, क कोई बाधा नहीं है, आपको लग रहा है, लेकिन इस क के अंदर कौन आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं ये नहीं बोलना है, ये बोल के बताओ, बोलो। आएगी ध्वनि, आएगी ही आएगी, क आएगी ध्वनि। लेकिन अ, देखो क्या साइंटिफिक भाषा हमारी है ना। अ अंग्रेजी की तरह नहीं, अंग्रेजी दिखती कितनी करनी में कितना अंतर है, भयंकर अंतर है। मैं तो अंग्रेजी नाम सुनता हूं डर लगता है मुझे। आप ये देखो, टी ओ क्या लिखा है, टू, ये डी ओ क्या लिखा है, डू, तो ये जी ओ, मुझे समझ में। अच्छा ये गो है तो ये डो नहीं टो होना चाहिए ना फिर तो। हाँ अच्छा ये बताओ, ये सीयूटी क्या है, कट, कट, और ये बीयूटी क्या है, बट, तो पीयूटी क्या है, तो ये पुट, इसको पुट कह रहे हो तो इसको बूट, इसको पुट कौन फिर। हाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये है RAMA, बताओ ये क्या लिखा है, रामा। तो मुझे बताओ रमा की स्पेलिंग क्या है, रमा RAMA, रामा RAMA, गजब ड्रामा है। नहीं, हमारे हिंदी में भाई साहब ये रमा है और ये रामा है कि नहीं, साइंटिफिक भाषा है। और जिसकी जरूरत ही नहीं है वो ठूंस दी अंदर। आप देखो KNOW क्या लिखा है, ये आई नो वेरी वेल, नो, और बोल इसमें आ कौन रहा है, के आ रहा ना, नहीं सर के साइलेंट है, तो फिर साइलेंट है तो काय पड़ा इधर। हाँ ठीक है, क्या नाम है आपका, अंकित, क्या लिखा है, चा अंकित नहीं लिखा है, अंकित लिखा है, चा साइलेंट है। क्या हम हिंदी में ऐसा पढ़ते हैं कभी, नहीं पढ़ते। तो फिर आप देखो, नाइफ है कि कनाइफ है, यही समझ में नहीं आ रहा। नॉलेज है कन्नॉलेज है, ये नहीं पता पड़ रहा है। अब वो साइकोलॉजी है फाइकोलॉजी है, पता नहीं पड़ रहा है। हाँ? ये स्पेलिंग ऐसे PSY से शुरू होती है, और हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। क बोल रहे हो तो क ही लिख रहे हो, अंग्रेजी में फिर खतरनाक मामला है। आप इस क के लिए कभी छोरे को सी लिख
कभी कह रहे हो के लिख, इसी क को लिखने के लिए CH लिखाओ। अब आप देखिए CAR क्या है, कार। आप देवनागरी में लिखो क्या आ रहा है, कार। इस क के लिए क्या लिखवाया, C। फिर आप देखो KITE क्या लिखवा रहे हो, काइट। और हिंदी में लिख रहे हो क्या लिख रहे हो, काइट। इस क के लिए फिर क्या लिखवा दिया, बच्चा तो कंफ्यूज आ गया ना टोटल। अरे भाई क के लिए कभी C लिखा रहे हो, कभी क के लिए आप मुझे K लिखवा रहे हो, तो आप कार की स्पेलिंग तो ऐसे भी लिख देगा ना, काइट की CIT, काइट भी कर देगा छोरा। और केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री पता ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन हिंदी में तो पता पड़ रहा है, इसलिए मानक भाषा है। तो इसकी बात करें, निर्बाध का मतलब कोई बाधा नहीं हो। और इनके उच्चारण में क्या होती है बाधा, तो ये क्या कहलाती है, सबाध। हाँ, लेकिन कोई ये कहे नहीं सर इसको तो अ बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो वो तो प्रकृति की बाधा है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति है अ ई, तो आप कह रहे सर ये तो बाधा हो रही है। अरे भाई बेंडा, वो तो उसको प्रकृति ने बाधा दी है। अब आप सोचिए अगर ऐसा आदमी किसी क्रिकेट का कप्तान बन गया, वो टॉस करने जावे और वो टॉस करे, तब यस यस, हेड नहीं टेल, यस यस होना चाहिए। आप सोचो अगर वो किसी रेलवे का अनाउंसर बन जाए, कभी सुना आपने प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी, ऐसा सुना आपने? अगर ऐसा व्यक्ति अनाउंसर बन जाए तो फिर क्या हो जाएगा, कितना खतरनाक तरीके से होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से गई, तब तक तो निकल जाएगी ना यार। तो आप ये मत कहना स्वर कैसे होता है, स्वर कैसे होता है, स्वर कैसे होता है, निर्बाध और बिना सहायता, बिना सहायता, ठीक है। और ये स्वरों की सहायता से, स्वरों की आई बात चमचे में। चलिए, ये 3 ऐसी बातें हैं जो इन दोनों को बताती है, किस रूप में, अंतर के रूप में। लेकिन एक बात ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। यस, ये प्रश्न बनेगा आपको आगे मैं बताऊंगा, ये इन दोनों में समानता है। क्या, एक ही प्रयास में उच्चारण, एक ही प्रयास में उच्चारण। अब परिभाषा बन रही है, वह ध्वनि जो स्वतंत्र है, निर्बाध है, बिना सहायता के एक ही प्रयास में उच्चारित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। वह ध्वनि जो परतंत्र है, सबाध है, स्वरों की सहायता से एक ही प्रयास में उच्चित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। स्वरों की संख्या कितनी है। अब प्रश्न बनेगा कि स्वरों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, और प्रश्न ये पूछा गया और विकल्प है, स्वरों की संख्या 11 है, स्वर परतंत्र होते हैं, स्वर निर्बाध होते हैं, स्वर बिना सहायता के उच्चरित होते हैं, स्वर परतंत्र नहीं होते हैं, स्वर स्वतंत्र। जब तक ये डेटा क्लियर नहीं होंगे, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इस तरीके के प्रश्न के उत्तर नहीं दे। कंटेंट जरूरी होना, पढ़ना, कंटेंट दिमाग में होगा तो हमारे दिमाग में सही हर प्रश्न का उत्तर होगा। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है, व्री, व्री से। व्री का मतलब चुनना, चुनना, ठीक है। और वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण। और वर्ण कितने प्रकार के हैं, 2। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। इन सब पर हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और जीवित रहे। शुभ रात्रि।